हे हेलो हाय वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली आते ही हैं। कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम होना है, 10 वीएस KVS जो भी DSSS हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे यूनिट फर्स्ट का यानी UPLT के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है। और जनरली ये यूनिट सेकंड में भी ये टॉपिक मिलेगा आपको साइकोलॉजी में। तो इस टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मतलब क्या है हमारा जैविक आधार, शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार। शारीरिक शिक्षा क्या है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। हमारा शारीरिक शिक्षा के अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता है फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो सिंपली बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं, सिंपली फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हमारा एक मतलब कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के द्वारा एक जो व्यक्ति है या कोई बच्चा है या कोई मनुष्य है उसका सर्वांगीण विकास, चाहे वो मानसिक, भौतिक, शारीरिक, मेंटली, फिजिकली जो भी हो, फिजिकल एजुकेशन के द्वारा होता है। मतलब व्यक्ति का संपूर्ण विकास ही शारीरिक शिक्षा कहलाती है। अब इसमें जैविक आधार क्या है गाइस, तो इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार जो है तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर को जानना है कि वो जो बच्चों को सिखा रहा होता है। तो कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमें सिर्फ मतलब कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो जिसमें हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें पढ़ेंगे जिनमें हमारी 4 चीज़ें हेरिडिटी, इन्वायरमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज इसमें हम लोग सिर्फ इस जो टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम इन 4 चीज़ों के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट का जो रूप मतलब इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें एक तो है नेचर और दूसरा नर्चर है। नेचर का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी से है, मतलब हम जैसे बने हैं हम वैसे ही हैं, मतलब हमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। वो चीज़ें जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, फैमिली मेम्बर से मिली हैं, कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी हैं हमारे अंदर आई हैं। तो कह सकते हैं फैमिली जो मतलब कह सकते हैं दैट इज़ अ नेचर हेरिडिटी विच कैन नॉट चेंज। ठीक है, हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा नेचर और नर्चर, ये याद रखिएगा, नेचर और नर्चर। नेचर मीन्स हेरिडिटी जो कि क्या होती है, बिल्कुल चेंज नहीं होती है। हेरिडिटी विच कैन नॉट चेंज दैट इज द नेचर। और नर्चर जो है इन्वॉल्वमेंट, मतलब हेरिडिटी को में जो फैक्टर आते हैं उसमें हमारे क्या क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है यानी साइकोलॉजिकल भी है, बिहेवियर है, फिजिकल एक्ट कैपेसिटी है। ये सारी जो भी चीज़ें पास ऑन होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। तो जो फैक्टर्स करेक्टर हैं या फिर जो चेंजेस हैं जो बच्चों में पेरेंट्स से आते हैं तो वो कहलाती है हमारी क्या, हेरिडिटी। अगर हेरिडिटी को और डीप से जाना है तो हम कह सकते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। जो मदर एंड फादर दोनों के जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। कह सकते हैं बच्चे में मदर एंड फादर के द्वारा जो ट्रेट्स आते हैं तो वो विजिबल होते हैं। और कुछ थ्योरी जो है वो जो मतलब कुछ लोग कहते हैं विजिबल होते हैं और कुछ अनविजिबल होते हैं जो नहीं दिखते हैं। तो इसमें हम इसके बारे में आज डीपली चर्चा करते हैं, डीपली डिस्कशन करेंगे हमारे हेरिडिटी क्या है, किसने क्या कहते हैं। पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम और जो वातावरण यानी रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसकी बात करें तो इसमें हमारा क्या है, तो जन्म से रिलेटेड है, हमारे जन्म से संबंधित विकास को वंशानुक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात आप सभी जानते हैं कि हमारे अगर जो जन्म से रिलेटेड है, हमारे जीन से रिलेटेड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हेरिडिटी हो जाएगी। और जो इन्वायरमेंट से है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सामाजिक यानी वातावरण हो जाएगा। तो वातावरण को प्रकृति तथा पोषण भी कहा जाता है। ठीक है, वातावरण को प्रकृति और पोषण भी कहा जाता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण क्या है, एक दूसरे से पृथक नहीं है या एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है कह सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इसमें जैसे जैसे बीज का संबंध खेत से होता है। हम अगर बीज डालेंगे खेतों में, मतलब एक पौधे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम लोग पौधा प्लांट लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं तो बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, तब वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो वैसे बच्चे भी दूसरी प्रकार का था, हमारा जो ये वंशानुक्रम हेरिडिटी है तो वातावरण का भी संबंध इसी से है। वंशानुक्रम और वातावरण जो है आपस में क्या है, पारस्परिक निर्भरता है, दोनों का आपस में मिला जुला संबंध है, एक दूसरे के सहायक है और सहयोगी भी है। जैसे बालक जो है मूल प्रवृत्तियां उसकी जो है वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जैसे अगर मतलब हमारी फैमिली से माता पिता में जो गुण है वो बच्चों में भी आना है, या फिर उसके मतलब दादा दादी जो भी है तो उनके भी कुछ ट्रेट्स है जो बच्चों में आ जाते हैं। तो उनका विकास क्या होता है, वातावरण में होता है। जैसे यदि बालक बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण में उसका मानसिक जो मेंटल डेवलपमेंट है वो विकास नहीं कर सकता। कितना भी अच्छा वातावरण दीजिए
अगर उसमें मेंटल एबिलिटी नहीं है तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी प्रकार जो बौद्धिक शक्ति वाला बालक जिसके अंदर मतलब एबिलिटी है, कैपेसिटी है सीखने की, तो उसको आप कैसा भी इन्वायरमेंट देंगे तो बालक की शक्ति वाला जो मेंटल एबिलिटी वाला बालक है, बच्चा है, तो प्रतिकूल वातावरण में भी क्या कर सकता है, अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता है। अगर उसको बुद्धि नहीं है तो नहीं कर सकता, जिसके पास है तो वो कर लेगा कैसा भी इन्वायरमेंट हो। तो कभी कभी अगर एक एग्जाम्पल मिलता है कि हम दोनों अगर सोचे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हेरिडिटी है या इन्वायरमेंट है, सोच के देखिए कि आपको लगेगा कि दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि अगर कंपेयर करते हैं, जैसे कार है तो उसमें इंजन अधिक महत्वपूर्ण है या पेट्रोल, सोचिए क्या है, इंजन हो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेट्रोल है। तो जिस प्रकार मोटर कार के लिए इंजन और पेट्रोल का समान होना महत्व है, उसी प्रकार हमारे लिए या एक बालक के लिए, बच्चे के लिए क्या वातावरण और मतलब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है तो कह सकते हैं एक प्रकार गुत्थे हुए हैं, एक ही मतलब कह सकते हैं कि पहिए के दो पहलू हैं, इनको अलग अलग करना संभव है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक जो हमारे हैं तो उन्होंने क्या किया है, कुछ लोगों ने वातावरण को माना है कि है इस मतलब वातावरण को इंपॉर्टेंस दी है, कुछ ने हेरिडिटी को दी है। तो जो वातावरण जो मतलब वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में, अपने अपने कथन में यानी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे कि इनमें से हमारे लैंडिस के अनुसार है, तो वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने से क्या होता है कि अवसर हमें क्या होता है, वातावरण प्रदान करता है। मतलब कहते हैं कि जो हमारे वंशानुक्रम है हमें विकसित करने में मदद करता है, पर जो वातावरण है वो हमें क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और वंशानुक्रम क्या है, कार्यशील पूंजी देता है, और वातावरण हमें क्या देता है, निवेश करने का अवसर देता है। अब इसी में वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम अथवा वातावरण का योग नहीं, गुणनफल है। क्रू एंड प्रो ने कहा है व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम है, न मतलब केवल उन्होंने कहा व्यक्ति का निर्माण केवल वंशानुक्रम द्वारा नहीं हो सकता है, ना ही केवल क्या है, गुणनफल है। तो और इसी में क्रो एंड क्रो ने कहा है व्यक्ति का निर्माण केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह एक जैविक दाय और सामाजिकरण का विरासत है, एकीकरण की उपज है। मतलब इन्होंने सबको माना कि वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, बट की जो हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर है उसकी ये देन मानता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने माना। कुछ डेफिनेशन से आप देख सकते हैं, तो इसकी कीवर्ड पकड़ के आप याद कर सकते हैं, कीवर्ड लेके आप डेफिनेशन से याद कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, डेफिनेशंस दे देंगे, पूछ लेंगे इसके जो किसने कहा है, किसकी डेफिनेशन है। तो बालक पर वातावरण का जो इफेक्ट होता है, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड, तो वो क्या होता है। तो कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने वातावरण के महत्व को समझते हुए बहुत सारे सर्वे वगैरह किया है, तो इनके आधार से उन्होंने यह सिद्ध किया है कि जो बालक है, बच्चा है, तो व्यक्तित्व जैसे कि क्या होता है, व्यक्तित्व के हर पहलू पर, भौगोलिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक वातावरण हो, तो उसका क्या होता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है उस पर। ठीक है, हर एक इन्वायरमेंट का उस पर असर पड़ता है, व्यापक असर पड़ता है। अब जैसे शारीरिक अंतर पर प्रभाव क्या पड़ता है, फ्रेंच बोन ने कहा है कि विभिन्न प्रजातियों के अंतर के कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। अब मानसिक विकास का क्या प्रभाव इन्होंने कहा है, गार्डन ने कहा है कि उचित मानसिक व सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर हमारा मानसिक विकास क्या होता है, उसकी गति जो होती है मंद हो जाती है। सच्ची सही बात ही है। अगर हम लोग अपने दिमाग को क्या होता है कि अगर एक जगह स्थिर रखेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो कैसे गति, वैसा माहौल नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा दिमाग बढ़ ही नहीं पाएगा, वहीं हो जाएगा। जैसे गाइस पहले क्या था, पहले के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते थे, मेहनत करते थे, शारीरिक रूप से मेहनत करते थे। पर आज के टाइम आप देख रहे होंगे एक शारीरिक मतलब जैसे जैसे माहौल मॉडर्न होता जा रहा है, चीजें इन्वेंशन होती जा रही, क्रिएट होती जा रही, वैसे वैसे जो इंसान है, हम हैं, आप हैं, सब लोग क्या फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही बंद कर, मतलब कम ही करके, बंद ही नाम कर दिया है। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, दिमाग का ज्यादा यूज करते हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास क्या मानसिक जो मेंटल जो लोड है ना वो ज्यादा हो गया, हम लोग मानसिक वर्क ज्यादा करते हैं, शारीरिक नहीं। पर पहले टाइम में हम लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। कहा भी गया है यार फिजिकल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी अपने बॉडी पार्ट का यूज नहीं करते हैं तो वो पार्ट क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है फिजिकल वर्क जनरली करना ही चाहिए। पहले तो लोग कुछ भी काम करने के लिए, कुछ मेहनत मजदूरी खाने के लिए जो भी करते तो किसी न किसी तरीके से वो फिजिकल एक्टिविटी कर लेते थे। बट आजकल सारी चीज़ों की फैसिलिटी होने के कारण कोई वर्कआउट कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए समय निकाल के वर्कआउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी में प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव दिया है इन्होंने। जो प्रजाति है उसकी जो श्रेष्ठता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, क्लार्क ने कहा है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण पे होता है। इन्होंने कहा है कि कुछ जो व्यक्ति हैं, जो ह्यूमन है, तो उन पे क्या होता है, हेरिडिटी से ज़्यादा क्या होता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है।
नेक्स्ट हमारा बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें कैडोल ने कहा है कि बुद्धि के विकास के में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। सभी ने क्या है अपने अपने तरीकों से अपना अपना माना, जैसे किसी ने वातावरण को जोड़ दिया, किसी ने क्या किया है हेरिडिटी को ज्यादा जोड़ दिया है, मतलब प्रभाव माना है उसका। अब व्यक्तित्व पर प्रभाव पांचवा है, तो इसमें कुले ने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो कुछ राइटर हैं जो वातावरण को मानते हैं कि इफेक्ट पड़ता है, कुछ हैं जो क्या मानते हैं, वंशानुक्रम मानते हैं। अब इसमें डेफिनेशंस भी हमारी एनवायरनमेंट की हैं, जैसे बोरिंग और लैंगफील्ड तथा वेल्ड ने कहा है कि पैतृकों के द्वारा, जो हमारी पैतृक है मतलब जो हमारी पीढ़ियां हैं, पैतृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु क्या है, वातावरण है। ठीक है, मतलब जो हमारी पैतृक जीन्स वगैरह है उनकी जो इनके सिवा हमारी क्या है, हमारी वातावरण है। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने कहा है वातावरण में वे सभी जो बाहरी चीजें हैं, बाहरी तत्व है, एलिमेंट्स हैं, जिनमें क्या है व्यक्ति के जीवन आरंभ होने के समय से प्रभावित किया जाता है, वुडवर्थ ने कहा है। रॉस ने क्या कहा है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब जिस वर्ड ने कहा है कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तुओं को घेरे हुए और सीधे उस पर अपना प्रभाव डालती है। ये हमारे सारे राइटर्स हैं, इनकी डेफिनेशन जो मेन राइटर्स हैं। जिस बर्ड्स ने कहा है कि वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए जिस पर अपना प्रभाव डालती है। अब मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि स्वयं प्राणी और उसके जीवन का ढांचा बीते हुए जीवन एवं अतीत वातावरण का फल है। वातावरण जीवन से आरंभ होता है जहां तक उत्पादक कोषों में निहित होता है। तो ये मैकाइवर ने कहा, मैकाइवर ने का कहना ये है। अब वातावरण के कारण क्या है, फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, तो वातावरण के जो हमारे इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स है वो है फिजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, यानी भौतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये सारे हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं। अब अगर इसमें हम फिजिकल फैक्टर की बात करें तो इसमें जो आता है हमारी प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मनुष्य के विकास पर जो हमारी जलवायु का प्रभाव है, जैसे सर्दी पड़ती है, जहाँ कहीं अधिक गर्मी पड़ती है तो मनुष्य का विकास वैसा ही होता जाता है। जैसे अधिक ठंड प्रदेश में जो ठंडी जगह है तो वहाँ के व्यक्ति देखते हैं कि सुंदर, गोरे, स्वस्थ और बुद्धिमान तथा अधिक धैर्यवान होते हैं, जबकि जो गर्म प्रदेश के व्यक्ति होते हैं थोड़े से काले, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। तो कहते हैं कि इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और आर्थिक कारण क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर में बात करें तो जैसे अर्थात धन केवल सुविधाएं नहीं प्राप्त करता, मतलब अर्थ क्या है, धन से केवल सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं बल्कि उसमें पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती हैं, जिससे जो व्यक्ति है, ह्यूमन है, उसका जो बॉडी है वो अच्छे से डेवलप हो सकता है। और धन क्या होता है, जो हमारे धन है, धनहीन व्यक्ति जो है सुविधा के अभाव के कारण उसके मन में हीन भावना आ जाती है, जो उसका जो विकास का मार्ग है वो रुक जाता है वहां पे, मतलब बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। आर्थिक वातावरण क्या होता है, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है और सामाजिक विकास में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल भी फैक्टर जो है असर करता है। असर क्या, बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो अपने लिए बहुत ही हेल्दी डाइट ले सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो जो है उसी में काम चलाएगा। तो इसका भी फर्क क्या हमारी बॉडी पे पड़ता है। अब सोशल फैक्टर क्या है, सामाजिक कारण क्या है। अब जैसे व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए उस पर क्या होता है, जो ये समाज है, सोशल फैक्टर है, उस पर अधिक प्रभाव डालता है। तो सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक रीति रिवाज, पारस्परिक जो अंतःक्रिया है, संबंध है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है इसमें। जैसे मनुष्य है, उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास को किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रभावित करता है, क्या, सोशल फैक्टर जो होता है। अब और हमारा क्या पड़ता है इफेक्ट, सांस्कृतिक जो कल्चरल फैक्टर है, तो जैसे धर्म है, संस्कृति है, मनुष्य के विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। जैसे खाने का ढंग, रहन सहन का ढंग, पूजा का ढंग, समारोह मनाने का ढंग, और जैसे कि जो संस्कार करने का ढंग है, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। जैसे आप देखते होंगे हिंदू का अलग विवाह है, क्रिश्चियन का अलग है, मुस्लिम का अलग है। तो ये सारे कल्चरल फैक्टर भी हमारे इफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट पे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वंशानुक्रम का अर्थ क्या है। हम लोग किसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में बात किया था। अब मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या है, माता पिता जैसे होते हैं वैसे उनकी बच्चे होते हैं, उनकी संतान होती है, ठीक है। तो इसमें बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे विद्वान माता पिता हैं तो उनके पुत्र विद्वान, जैसे कहते हैं कि विद्वान माता पिता का पुत्र विद्वान नहीं होता और अविद्वान माता पिता का पुत्र विद्वान होता है। इसका यह कारण कह सकते हैं, बालक को न केवल अपने माता पिता मतलब मदर एंड फादर, वरना उसके जो अपने के पूर्वज है, उसके जैसे दादा नानी, जो फैमिली में पूर्वज हैं, तो उनके शारीरिक और मानसिक गुण भी प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम या वंश परंपरा या अनुवांशिकता या पैतृकता आदि नामों से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हेरिडिटी है। तो जैसे अनुवांशिकी क्या है, अनुवांशिकी मतलब गुणों की
के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित होने वाली जो प्रक्रिया है वो अनुवांशिकता हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहलाती है। अब ये जो हेरिडिटी के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरण होते, पास ऑन होते रहते हैं, पेरेंट्स से, फादर मदर से या फिर उसके दादा नानी से, जिससे भी, तो ये अनुवांशिकी कहलाता है, पास ऑन होना। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जो लक्षण है, सिम्टम वो है, तो वो ट्रेट्स हैं, मतलब कह सकते हैं वो पास ऑन होते रहते हैं। अब इसकी भी डेफिनेशन से हमारी डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी, तो बी.एन. झा के अनुसार क्या है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है, पूर्ण योग है। वंशानुक्रम क्या है, व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वुडवर्थ ने कहा है वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं, वरन जो हमारे गर्भ धारण के समय क्या होती है, लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये वुडवर्थ ने कहा है। और हमारे डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के वंश क्रम में शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक क्रियाएं, क्षमताएं सम्मिलित रहती, जिनको क्या होता है वो अपने माता पिता तथा अन्य जो उनके पूर्वज है प्रजा, उनसे क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। और जेम्स एंड रिवर्स ने कहा है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। एच.ए. पीटरसन के अनुसार है व्यक्ति को अपने माता पिता से या पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब बेस ऑफ हेरिडिटी क्या है, वंशानुक्रम का आधार क्या है, तो अनुवांशिकता या वंशानुक्रम का जो मूल आधार कोष होता है वो सेल होता है। क्या कहते हैं कि अनुवांशिकता और वंशानुक्रम का आधार कोष क्या होता है, सेल होता है, यानी कोशिका, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी बॉडी की। तो कहते हैं जिस प्रकार जैसे हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ईंटों को चुनते हैं, इमारत अच्छी बनती, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, हमें अच्छे कोषों द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे क्या कहते हैं, जाइगोट या संयुक्त कोष कहते हैं, जाइगोट से। जैसे कि जनरली आप अभी जानते होंगे, अगर हम बात करते हैं, जब हमारा ये रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं, जैसे जो तो इसमें जब मतलब मेल की स्पर्म और जब फीमेल की ओवम जो होते हैं, तो उसको जब दोनों की मेटिंग होती है तो उसको मिलन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। और जो हमारे गर्भधारण के समय पुरुष व स्त्री की जनन कोशिकाओं से मिलकर नवीन कोशिका का निर्माण होता है, तो उसे जाइगोट कहते हैं। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन आता है जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, तो जाइगोट से स्टार्टिंग होती है। और जो पुरुष व स्त्री सेल का जो संयुक्त परिमाणिक नाम है क्या है, गैमेट सेल होते हैं। ठीक है, इसी में बात करते हैं गाइस हम लोग जो हमारी जो हेरिडिटी है, मतलब जो हेरिडिटी है, कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो होती है तो वो क्या होती है, चेंज नहीं होती, नो चेंज कह सकते हैं, फिक्स्ड रहती है और जन्म से पहले स्टार्ट हो जाती है। जैसे कह सकते हैं क्रोमोसोम से स्टार्ट होती है। अब आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं गाइस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हमारे हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो टोटल कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 46 है। अगर पेयर में बात करें तो वो 23 है। इसमें से 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं मेल में, और मतलब 22 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं। और जो लास्ट 23 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा क्या होता है, 23वां जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेक्स क्रोम होता है। वो डिसाइड करता है कि जो बच्चा होने वाला है वो बेबी गर्ल या बेबी बॉय आता है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में आया था, तमिलनाडु का एग्जाम हुआ था, कि मेल और फीमेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। तो फीमेल में तो XX होता है, पर जो मेल में XY होता है तो वो डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या मेल हो, फीमेल होगा या मेल होगा, मतलब बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो उसमें डिसाइड होता है। तो इसमें ये याद रखिएगा, हमारा जो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं। अगर पेयर में बात करें तो 23 होते हैं, जिसमें से 22 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं, और क्या होते हैं, और जो 23 होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि डिसाइड करता है कि बेबी क्या होंगे, बेबी बॉय, बेबी गर्ल होगा। मेल में तो फीमेल में तो सेम होते हैं, XX होता है, और वो मेल में XY होते हैं। तो ये छोटी सी चीज थी। और ये याद रखिए, गर्भधारण के समय क्या होता है, जो मेल और स्त्री की जो ये जनन कोशिकाओं से मिलकर जो नवीन कोशिका का निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन आता है, तो उसको जाइगोट्स कहते हैं। और मेल और फीमेल का जो सेल का संयुक्त परिमाणिक नाम है वो क्या है, गैमेट्स वो है। ठीक है, उसको गैमेट्स बोलते हैं। अब इसी में हम लोग बात करते हैं आगे, हमारा जो है कि जब गर्भधारण समय क्या होता है, जैसे कि बताया मैंने, जो मतलब माँ ओवम है और स्पर्म है, तो जब उनका मिलन होता है तो एक नए कोश की रचना हो जाती है। तो कोशों के अंदर क्या होता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो जोड़े में होते हैं। तो जैसे कि मानव कोश में जो होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 23 अगर पेयर्स में कहते हैं 23 पेयर्स में होते हैं। तो इस प्रकार जो मनुष्य में 23 जोड़े जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये गुणसूत्र क्या होते हैं, अनुवांशिकी संरचना को संचालित करते हैं। ठीक है, 23 जो होते हैं कि 23वां जो होता है वो डिसाइड करता है।
तो ये एक जो गुणसूत्र है, मतलब तो इसमें जो होता है, जैसे जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र क्या होते हैं, अनुवांशिकी सूचना को संचालित करता है। जैसे प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में क्या होता है, जीन होते हैं जो क्या होते हैं, हमारी जो शारीरिक जो लक्षण होते हैं तो उसको क्या होते हैं, उसके वाहक होते हैं, वास्तविक वाहक होते हैं। कहते हैं प्रत्येक जो गुणसूत्र होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें कितने 3000 जीन्स पाए जाते हैं। कितने जीन्स पाए जाते हैं, 3000 जीन्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो हमारे प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हमारे कितने जीन्स पाए जाते हैं, 3000 जीन्स पाए जाते हैं। और कहते हैं कि व्यक्ति की जो विभिन्न योग्यताओं और गुणों का जो निर्धारण होता है वो हमारा कौन करता है, जीन ही करते हैं। देखा होगा आपने, कभी कभी टेस्ट करने के लिए डीएनए का पता लगाया, डीएनए से पता चल जाता है सारी चीजें, तो जीन ही इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें हम लोग रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम के नियम की बात करते हैं। तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं तथा जीव वैज्ञानिकों ने क्या किया, वंशानुक्रम को अत्यंत रहस्यमय एवं रोचक क्या माना है, विषय माना है। उन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम जिस समय पर आधारित है, क्या क्या जिस समय पर आधारित है उसे वंशानुक्रम के नियम कहते हैं। यह नियम क्या है, निम्नलिखित है। जैसे क्या होता है, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी अर्जित गुणों का संक्रमण, बीज कोष की निरंतरता का नियम, ये इंपॉर्टेंट नियम है, लॉज है, याद रखिएगा क्योंकि पूछता है बीज कोष का नियम क्या है, ये सारे, तो इनको ध्यान से देखिएगा। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मेंडल का नियम, तो ये जो हमारे नियम है इनके बारे में डीपली बात करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि समझ में नहीं आया था, बहुत लेंदी टॉपिक था कि क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही बताना था, तो इसलिए पूरा देखिएगा क्योंकि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट वाला जितना भी इसमें है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला जो हमारा आता है कि अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म्स प्लाज्म, ठीक है। तो उसमें क्या है, इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतानों को प्राप्त नहीं होते हैं। इस नियम को अस्वीकार करते हुए लैमार्क ने लिखा है कि, क्या लिखा है लैमार्क ने, इन्होंने कहा है कि जो माता पिता के गुण है वो क्या होते हैं, बच्चों में नहीं आते हैं। इन्होंने कहा है, लिखते हुए इस नियम का स्वीकार करते हुए लैमार्क ने कहा है कि व्यक्तियों द्वारा जीवन को कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली व्यक्तियों को संक्रमित कर देता है। मतलब उन्होंने एक इसका उदाहरण भी दिया है कि जैसे जिराफ का उदाहरण दिया, जिराफ पर इन्होंने प्रयोग करके देखा था। तो इस कथन की पुष्टि मैकडुगल व पावलोक ने चूहे और तथा हैरिसन ने पतंगी कीड़ों पर करके किया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये याद रखना है कि हमारे लैमार्क ने किस पे प्रयोग किया था, तो लैमार्क ने जिराफ पे प्रयोग किया था, मैकडुगल व पावलोक ने चूहे पे किया था, हैरिसन ने पतंगी कीड़ों पर करके किया था। ये इंपॉर्टेंट, ये यही आ सकता है कि किसने किस पे प्रयोग किया था, ठीक है। तो पतंगी कीड़ों पर करके किया था। अब दूसरा जो बीज कोष का हमारा जो नियम है, ये जनरली एग्जाम में बीज कोष का नियम पूछते हैं। तो इसमें कहते हैं कि इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो जन्म देने वाला, मतलब जन्म देने वाला क्या होता है, जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। इस नियम के प्रतिपादक कौन है, बीज मैन है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बीज कोष का नियम किसने दिया है, प्रतिपादक कौन है, तो बीज मैन है। कौन है, बीज मैन ने इस नियम का प्रतिपादक किया है। तो इनके अनुसार क्या होता है, जो बीज कोष का कार्य केवल क्या होता है, जो हमारे उत्पादक कोष है तो उसका निर्माण करना, और बीज कोष द्वारा क्या होता है, बालक को अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, किससे मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो याद क्या रखना, बीज कोष का नियम किसने दिया है, बीज मैन ने दिया है, ये याद रखना आपको। तो इसमें क्या होता है, वह जो उसे वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार जो होते हैं हमारे जो ये बीज कोष होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। इस नियम को पूर्ण रूप से स्वीकार कर दिया गया है और इसकी आलोचना करते हुए BN झा ने कहा है, ठीक है, जो इन्होंने बीज मैन ने दिया है बीज कोष का नियम, तो इसको हमारे किसने स्वीकार किया है, इस नियम को BN झा ने किया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बीज कोष के नियम को किसने इसका अस्वीकार किया है, तो BN झा ने किया है। उन्होंने कहा माता पिता बालक के जन्मदाता ना होकर केवल बीज कोष के संरक्षक हैं, जिससे क्या होता है वो अपनी संतानों को देते हैं। तो मतलब कहते हैं बीज कोष क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस प्रकार स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस प्रकार स्थानांतरित किया जाता है कि मानो क्या होता है, एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में रख दिया गया हो, ठीक है। तो यह नियम जो होता है ना तो वंशानुक्रम की संपूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या करता है और ना ही संतोषजनक ही है, जो ये नियम इन्होंने BN झा ने दिया है, BN झा ने कहा है। तो समानता का नियम, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतानें होती। इस नियम का स्पष्टीकरण किसने किया है, सोरेनसन ने किया है। लिखा है कि बुद्धिमान माता पिता के बालक बुद्धिमान, मंदबुद्धि माता पिता के बालक मंदबुद्धि, सामान्य माता पिता के बालक
पिता के पुत्र समान बुद्धि वाले होते हैं। समानता में समान नियम। अब विभिन्नता में जैसे कि विभिन्नता ही है लॉ ऑफ वेरिएशन, तो इसमें इस नियम के अनुसार माता पिता से उत्पन्न बालक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उनका जो कलर होता है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, उनकी जो एप्टीट्यूड जो एबिलिटी होती है, वो सब क्या होती है, अलग अलग होती है। तो विभिन्नता विभिन्न होते हैं। अब प्रत्यागमन, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यागमन का नियम। तो इसमें क्या है, प्रत्यागमन का जो नियम है इसे सोरेनसन ने दिया है। किसने दिया है, याद सबसे पहले याद रखिएगा किसने दिया है। तो प्रत्यागमन का नियम किसने दिया है, सोरेनसन ने दिया है। याद रखिए किसने, हमारे सोरेनसन ने दिया है। प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है। तो माता पिता के विपरीत गुण भी क्या होते हैं, बालक में उत्पन्न होते हैं। अर्थात जिसके अनुसार क्या होता है, प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की भी प्रवृत्ति होती है। और बहुत से निम्न कोटि के माता पिता भी होते हैं जो बच्चों को प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति होती है, और इसे प्रत्यागमन कहते हैं। प्रत्यागमन मतलब कह सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट है तो आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, और अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो हो सकता है बच्चा ना हो, और माता पिता इंटेलिजेंट नहीं हो सकता बच्चा, तो ऐसा भी होता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, बालक अपने माता पिता के विशिष्ट जो गुण हैं उनके, तो उनको त्याग कर क्या करता है, सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। तो यही कारण क्या है, महान व्यक्तियों के पुत्र साधारणता क्या होते हैं, साधारणता क्या होते हैं, उनके समान नहीं होते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंडल का नियम है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको हम लोग आनुवांशिकी का पितामह कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जहाँ ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने किस पे दिया, मटर के ऊपर इन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। तो जो मेंडल का नियम है, तो इन्होंने क्या किया था, जेकोस्लोवाकिया में मेंडल क्या थे, एक पादरी थे, उन्होंने मेंडल एक पादरी थे, तो उन्होंने दिया है। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या किया, वर्ण संकर और प्राणी या वस्तु को अपने मौलिक व समान रूप की ओर अग्रसर किया है। तो मेंडल ने क्या किया था, दो चीजों पर प्रयोग किया था। क्या किया था, दो चीजों पे, एक तो मटर के ऊपर किया था, दूसरा चूहों के ऊपर किया था। सॉरी, इन दो चीजों पर प्रयोग करके मेंडल ने एक सिद्धांत दिया जो मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा, मेंडल का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया है, जो व्यक्ति में विशेष गुण होता है तो वर्ण संकर जो होता है उसी की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, और उसी व्याख्या में वीएन झा ने कहा है, उन्होंने बताया कि वर्ण संकर स्वयं पित्र या मात्र उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं। जो ये मतलब ये क्वालिटी होती हैं, जो कुछ स्पेशल चीजें, जैसे वर्ण संकर जिसे कहा है, तो ये जो होता है वो पेरेंट्स या माता या पिता के उत्पादक कोषों का निर्माण करती है। तब वे जो है प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। ठीक है, ये हमारे मेंडल ने कहा है। अब बात करते हैं बालक पर वंशानुक्रम का क्या इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चे पर जो हेरिडिटी उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है मूल शक्तियों पर प्रभाव। थार्नाडाइक का मानना है कि जो बालकों की मूल शक्ति है, तो मूल शक्तियों का प्रधान क्या है, वंशानुक्रम है। और शारीरिक शक्तियों का प्रभाव क्या है, दूसरा हमारी शारीरिक शक्तियों का प्रभाव। तो शारीरिक शक्तियों का काल प्रेशर ने कहा है कि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की लंबाई कम या अधिक होती है। इस प्रकार वंशानुक्रम शारीरिक शक्तियों का भी प्रभाव है। अब तीसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। तो प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव की बात करें तो इसमें हमारी क्या है, क्लीनबर्ग ने कहा है कि क्लीन बनने का प्रजाति की श्रेष्ठता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव बात करें तो कैटल का मत है कि जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम का व्यवसाय की योग्यता पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और फिर इसमें हमारे व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव चौथा है, जैसे कि बताया हमने, कैटल ने वंशानुक्रम का व्यवसाय की योग्यता पर भी प्रभाव माना है। सामाजिक स्थिति का प्रभाव, तो इसमें विंसिप ने का मानना है कि जो सामाजिक स्थिति पर वंशानुक्रम का प्रभाव डालता है। क्या डालता है, जैसे गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान क्या होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, तो ये सामाजिक स्थिति में भी प्रभाव डालता है। भाई आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं बहुत ऊंची पदवी पे हैं, तो बच्चों को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है। अब 6 के चरित्र का प्रभाव पड़ता है। तो डगडल ने कहा है कि उनका मत है कि वंशानुक्रम का प्रभाव चरित्र पर भी पड़ता है, महानता पर भी पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है तो बुद्धि पर भी पड़ता है। तो गाइस ये हमारा क्या है, किसके बारे में हमने बात किया, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो हमारी है वो क्या है, फिक्स्ड रहती है, कोई चेंज नहीं होते हैं उसमें। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है। और जो हमारी थ्योरी, गाल्टन का कहना था कि मतलब जो बच्चे हैं, बच्चों में जो ट्रेट्स होते हैं वो सिर्फ मदर और फादर से नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। मेंडल ने कहा है कि जो ट्रेट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रेसेसिव और दूसरे होते हैं डोमिनेटिव। तो इनका मतलब क्या है,
रेसेसिव मतलब होता है कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, और जो डोमिनेंस होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेमार्क ने इसी में कहा, लेमार्क ने कहा है कि जो सारे ट्रेट्स होते हैं तो वो जीन से नहीं आते हैं, बल्कि क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से आते हैं। इसी तरह हमारे किसने, डार्विन ने कहा है। तो डार्विन ने कहा है कि जो है, जो हमारी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, यानी कि जो भी स्पीसीज हैं, जितना भी मतलब सब कुछ है, वो जो अपने आप में एक्सिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो उस सरकमस्टांस में जो वो सरवाइव कर जाता है, सिर्फ वही लोग ही रहते हैं और उनके जो ट्रेट्स हैं वो पास होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि वीडियो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट उसमें हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड फिर उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोगों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस पढ़ेंगे एंड बॉडी टाइप्स पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।